नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। तो आपको हमने जैसे ये जो असाइनमेंट दिया है तो इसमें दो टॉपिक हैं, एक तो ये वाला टॉपिक है, दूसरा है ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन अभी नहीं करेंगे, ग्रेविटेशन इसके बाद हम लोग फिनिश करने के बाद करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट, और इलेक्ट्रोस्टेट फिनिश करते ही तुरंत हम ग्रेविटेशन करा देंगे। तो इस बुकलेट से समझ लो 4 से 5 क्वेश्चन आने तो आपको, और ये बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ लेते हैं तो ग्रेविटेशन बहुत इजीली समझ में आ जाता है, इसीलिए उसको तुरंत बाद में करा देंगे। और जो इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, ये जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, इनसे लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर दिखाया भी था आपको। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 और 10 है। तो इसमें हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। अब जैसे जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा डिफर है, यहाँ पर जैसे बुक में दिया गया है वैसे नहीं हम करा रहे हैं। तो हम पहले आपको कराएंगे इलास्टिसिटी, देन सरफेस टेंशन, देन फ्लो ऑफ लिक्विड, फिर विस्कोसिटी, एंड देन प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जो नीट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 में 1 पूछा गया था, लेकिन 22 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2023 में यहां पर फिर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 2023 में भी। क्या हुआ? नहीं, वो 22 लिखा हुआ, 23 का नहीं, ये पीपीटी पहले वाली है। ठीक है, तो 2023 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर, और एक क्वेश्चन उसमें इलास्टिसिटी का था, दूसरा सरफेस टेंशन का था, और तीसरा फ्लो ऑफ लिक्विड का था। ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जो ये हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चंस थे। हम तीनों क्वेश्चंस आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, तीनों ही बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। ठीक है, टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपने देखा होगा सब कुछ पहले से लिखा गया है क्योंकि थ्योरेटिकल है पूरा। तो इसमें हम क्या लिखवाएंगे, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले वगैरह थे तो फिर वो भी लिख ही दिए गए हैं सब कुछ। तो हम लोग यहाँ पर जस्ट थ्योरी है, समझना है। और देखो जो भी यहाँ पर थ्योरी है, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे थ्योरीज की, तो उसमें जैसे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं जो आप इजिली से समझ लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, मतलब पढ़ा और थोड़ा सा समझ में आया, कुछ में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी हम लोग थ्योरी वाले पॉइंट देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ कुछ ऐसा तो है नहीं कि लाइन टू लाइन आपको चीजें रटनी होती। फिजिक्स में यही तो आसान है कि अगर आप फार्मूले ज्यादा ध्यान रखने होते हैं, बस मेन यही पॉइंट होता है। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होता है, बट ऐसे लाइन टू लाइन जैसे बायो में आपको रटना पड़ता है वैसे यहाँ करना नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी पर फोकस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। तो सीधे सीधे इसकी जो डेफिनेशंस हैं पहले उस पर हम लोग फोकस करते हैं। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है वो पहले हम लोग समझ लें जरा। इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी opposes any change in its shape and size when deforming forces are applied. Deforming forces are applied to it and recovers its original state as soon as the deforming forces are removed. तो अब जरा पहले हम लोग बात कर लें डिफॉर्मिंग फोर्स की। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर जो बाहर से आप फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई भी बॉल लिया या कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उस पर जो बाहर से फोर्स लगाते हैं उसके शेप और साइज को चेंज करने के लिए, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा, यानी कि वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। जब हम किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो उस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी वापस अपनी कंडीशन को रीगेन करने की कोशिश करती है। उसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं, मटेरियल की उसी प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया गया, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जैसे कोई मान लिया रबर की बॉल है, तो उस रबर की बॉल को आप दबाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, वापस वैसे शेप में आ जाती है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने लिया और थोड़ा सा खींचा, छोड़ दिया, वापस अपनी कंडीशन में लौट गई। तो कैसे हो जाता है, क्योंकि जब आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को लगाने के जब आप लगाते हैं तो एक अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जो हम लोग पहले भी वर्क एनर्जी में पढ़ चुके हैं। तो वही फोर्स उसे वापस उसकी कंडीशन में लेकर जाता है। तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलास्टिसिटी। अब इसमें दो तरह की जैसे बॉडीज हैं, परफेक्टली इलास्टिक आ गया और परफेक्टली प्लास्टिक। से कोई भी चीज परफेक्ट होती नहीं,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम दिया गया है परफेक्टली, मतलब अगर आप इस कंडीशन को समझ जाएंगे तो आपको बाकी चीजें भी आप समझ ही जाएंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब कि जो अपनी कंडीशन को पूरी तरह से रिगेन कर ले या रिकवर कर ले, उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। और जो ऐसा ना कर पाए उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक की बॉडी नहीं, ध्यान देना है यहाँ पर। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या है? जो अपनी कंडीशन को वापस रिगेन ना कर पाए उसको हम कहेंगे यहाँ पर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे मान लिया आप यहाँ पर, जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम प्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मली तो आपको नहीं दिखेगा, बट ये पूरा परफेक्ट नहीं है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर आप देखेंगे तो कुछ इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन ऐसे नॉर्मली देखो तो आप इसको चाहे इतना प्रेस करो, नहीं हो रहा है, कुछ जैसा है वैसे आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये जब हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, और जब हम उस फोर्स को हटा रहे हैं तो ये अपनी उसी ओरिजिनल कंडीशन को रिगेन कर ले रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से, वैसे तो परफेक्ट नहीं इसको मानते, परफेक्ट सिर्फ कॉर्ड्स को माना जाता है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? एक इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, ऐसे अगर मान लिया यहाँ पर एक बॉल बनाए, लेकिन वो बॉल किसकी बनाई गई? गीली मिट्टी की या वैक्स की। तो अगर गीली मिट्टी की बॉल बना लो और उसको आप प्रेस कर दो तो क्या वो वापस अपनी कंडीशन को रिगेन कर पाएगी? नहीं, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। समझ में आ गया ना? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन को वापस रिगेन करती है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब कि अगर उसने अपनी कंडीशन को वापस रिकवर कर लिया तो परफेक्टली इलास्टिक, और अगर वो बिल्कुल भी नहीं कवर कर पा रही तो उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। द मटेरियल इज सेड टू बी मोर इलास्टिक। जैसे इन जनरल प्रैक्टिस में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी रबर टाइप की चीजें होती हैं उसी को तो हम बोलते हैं इलास्टिक, जो खिंच जाती हैं, ऐसे छोड़ दो वापस आ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा ये पॉइंट डिफरेंट है। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इलास्टिक उसे बोलेंगे जिसमें बहुत ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो। जितना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। जैसे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो अगर हम इन जनरल बात करें तो हम कहेंगे नहीं भाई इसमें कुछ इलास्टिसिटी ही नहीं, ये बिल्कुल इलास्टिक नहीं। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसा नहीं, फिजिक्स की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि जब आप इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो ये वापस अपनी कंडीशन को रिगेन कर ले रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है। तो यहां पर देखते हैं क्या कहा गया है? द मटेरियल इज सेड टू बी मोर इलास्टिक व्हेन इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप इज मोर। वाटर इज, इसीलिए क्या कहा जा रहा? वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर व्हाइल स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। जैसे अगर हम वाटर और एयर की बात करें तो वाटर को जिस कंटेनर में रखेंगे, ठीक है, उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है, और वहां पर क्या है कि वो बहुत ज्यादा इलास्टिक, जैसे अगर आप उसको डिस्प्लेस करो, छोड़ दो तो वापस अपनी कंडीशन को रिगेन कर लेता है। लेकिन एयर में क्या होता है? एयर में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो जो भी एयर है वो आगे की तरफ मूव कर जा रही, उसकी जगह दूसरी एयर आ जा रही है। तो यहाँ पर वाटर को हम क्या कहेंगे? एयर की तुलना में बहुत ज्यादा इलास्टिक। ऐसे ही स्टील, नॉर्मली देखें तो हमें लगा स्टील में तो कोई इलास्टिसिटी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, क्योंकि स्टील को अगर आप प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो प्रेस नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अगर रबर को प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो रबर प्रेस हो जाती है। इसका मतलब स्टील में ज्यादा वहां पर रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग मतलब जो इंटरनल अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है वो स्टील में ज्यादा हो रहा है और रबर में कम हो रहा है। यहां पर देखो क्या लिखा गया? क्वार्ट्ज इज अज्यूम्ड। हमने क्या बताया था कि परफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन क्वार्ट्ज को अज्यूम कर लिया जाता है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब उसमें जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो किसी तरह का कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। वाइल वैक्स और वेट क्ले, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? एज परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक है, इनको अज्यूम किया गया है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर हमने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, अंडरलाइन कर लेंगे, यहां पर ऑर्डर जो लिख रहे हैं वो डिक्रीजिंग है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सम मटेरियल्स, टंगस्टन, स्टील, आयरन, कॉपर, ब्रास एंड एल्युमिनियम। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे मेटल्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर यही वाले यहाँ पर क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जितने भी मेटल्स हैं ये सब बहुत प्रैक्टिकल हैं। जैसे टंगस्टन है, जो बल्ब वगैरह होते हैं उनका फिलामेंट जो बनाया जाता है वो टंगस्टन का होता है। स्टील, जितने बर्तन वगैरह हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली वो सब स्टील के होते हैं। आयरन भी हम लोग यूज करते हैं डेली प्रैक्टिस में। कॉपर भी यूज, जितने वायर वगैरह होते हैं नॉर्मली घरों में जो वायरिंग सब कॉपर की रहती है।
ब्रास, एल्युमिनियम, ये सारी चीजें जो है बहुत प्रैक्टिकली यूज की जाती हैं, इसीलिए इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। और नीट में अभी 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था जिसमें इसका यूज कराया गया था, स्टील का और कॉपर का। तो अगर आपको ये पता हो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है किसकी कम, तो जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि इसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और फिर कॉपर की, और फिर ब्रास की, और सबसे कम यहाँ पर एल्युमिनियम है। तो अगर ये ऑर्डर आपको याद है तो उस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। वो क्वेश्चन हमने डाल दिया है, करेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच अ बॉडी रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मतलब जब तक वो अपनी कंडीशन को रिगेन कर लेगी, उस लिमिट तक हम लोग बोलेंगे उस प्रॉपर्टी को, बॉडी को, कि वो क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जहां से वो वापस अपनी कंडीशन में लौट आएगी। हालांकि इसे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग ग्राफ से समझेंगे, बट यहाँ एक जनरल वे में आपको बता दिया गया, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच a body retains its property of elasticity is called limit of elasticity. After this the body behaves as a plastic body. जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल लो, जैसे स्प्रिंग है, मान लिया थोड़ा सा आपने खींचा, छोड़ दिया, तो वापस अपनी कंडीशन में लौट जाएगी, फिर थोड़ा सा और खींच दिया, छोड़ा, वापस अपनी कंडीशन में लौट जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता रहेगा? एक कंडीशन ऐसे थे वाला, स्प्रिंग को खींच दिया, पूरा तार बना दिया, वायर बना सीधा, अब क्या वो वापस ऐसे से छोड़ोगे वापस बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग को हमने उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर निकाल दिया, इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट के बाहर चली गई, वहां से वो वापस रिटर्न नहीं कर पाएगी। तो जहां तक वो वापस रिटर्न हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। बाकी डिटेल में हम लोग ग्राफ में समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं स्ट्रेस, और देन हम लोग यहां पर देखेंगे, देखो पहले एक बार सारी चीज देख लो, स्ट्रेस और स्ट्रेस के ये टाइप्स यहां पर हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो स्ट्रेस आप देखो यहां पर स्ट्रेस की डेफिनेशन, और उसके बाद यहां पर तीन तरह की स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल, बल्क एंड टेंजेंशियल। ऐसे फिर आप जरा देखो यहां पर स्ट्रेन, स्ट्रेन देखेंगे, स्ट्रेन में भी तीन ही टाइप मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड देन बल्क स्ट्रेन, यहां पर जो पीछे था बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड देन यहां पर शियर स्ट्रेन। तो तीन तरह की स्ट्रेस है और तीन ही तरह की स्ट्रेन है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं यहां पर हुक्स लॉ। हुक्स लॉ रिलेशन देता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो यहां पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। मतलब यहां पर जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोला जाता है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चूंकि स्ट्रेस तीन तरह की है और स्ट्रेन भी तीन तरह का, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन ही तरह का रहेगा। तो यानी कि हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि हमें स्ट्रेस पढ़ना है, स्ट्रेन पढ़ना है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है, और तीन तीन तरह के रहेंगे। तीन तरह की स्ट्रेस है, करस्पॉन्डिंगली तीन तरह की स्ट्रेन होगी, और करस्पॉन्डिंगली तीन तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ठीक है। तो ये एक हमने दिमाग में अपने बना लिया। अब वापस आते हैं, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेट अप इन द बॉडी व्हेन डिफॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जैसे नॉर्मली अगर किसी से पूछो तो बताएगा स्ट्रेस का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन हमने आपको ये चीज बहुत पहले भी बताई थी कि स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है, बल्कि रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर फोर्स आप लगा रहे हैं लेकिन पता लगा उसमें रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो आपने अगर याद कर लिया फोर्स अपॉन एरिया, तो आप तो लिख देंगे रेस्टोरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वो गलत हो जाएगा। पता लगा वहां रेस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। फोर्स आप चाहे जितना लगाओ। जैसे अगर आप सोचो कि हम एक किसी भी सॉलिड बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पर ऐसे दीवार है और ऐसे हमने फोर्स लगा दिया, तो इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे हमने रोक के रखा या दोनों तरफ से हमने फोर्स लगा दिया, तो इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ पर एक ऐसे बालू का, सैंड का ढेर लगा दिया जाए, ठीक है, मतलब जो सैंड है उसका ढेर लगा दिया गया, अब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो फोर्स लगाने पर क्या ये आपका अपोज करेगा? ये वैसे ही जैसे आप फोर्स लगाएंगे उधर ही लुढ़क जाएगा यहाँ पर। यानी कि इसके अंदर क्या कोई रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है? नहीं हो रहा है रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप। तो जब रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है, तो अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, एरिया भी है, तो आपने अगर फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया स्ट्रेस यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा।
क्योंकि हमें पता है इसके अंदर किसी तरह का कोई रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा, इसलिए इस केस में स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है, बल्कि रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। नॉर्मली हम जब कहीं पर कोई क्वेश्चन करते हैं तो लिखते इसको फोर्स अपॉन एरिया ही है। रीजन क्या है, हम लोग जितना कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर इलास्टिसिटी में वो सब होगा विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है, हमें ये अज्यूम कर लेना होता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होता है, बॉडी अपनी कंडीशन को रिगेन कर लेगी। यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर हम जितना फोर्स लगाएंगे बाहर से, उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स अंदर डेवलप हो जाता है। इसलिए कहीं पर भी कोई क्वेश्चन जब हम करते हैं तो स्ट्रेस लिखना होता है तो हम सीधे लिख देते हैं फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि हमारा जो केस है वो ये वाला है, जितना बाहर से लगाया उतना ही अंदर डेवलप होना, सब कुछ हम विद इन इलास्टिक लिमिट पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बाय द डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ फोर्स नहीं बल्कि क्या रखते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ नोट में, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप इन अ बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड। यही पॉइंट है ना। ठीक है कि अगर हम विद इन द इलास्टिक लिमिट हैं तो जितना रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा वो किसके बराबर होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया उसी के इक्वल एंड अपोजिट वहां पर होगा। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप इनसाइड अ बॉडी इज ड्यू टू इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स। अंडरलाइन कर लेंगे और इसे याद रखेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप कैसे होता है, मतलब कैसे डेवलप हो जाता है। तो ये होता है इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, कोहेसिव और एडिसिव दो तरह के फोर्स होते हैं, आगे हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कोहेसिव एंड एडिसिव। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच, और एडिसिव का मतलब दूसरे के साथ जो फोर्स वहां पर डेवलप होता है। तो जो भी बॉडी है उसके अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो फोर्स जनरेट होता है उसी की वजह से ये रेस्टोरिंग फोर्स वहां पर सेटअप होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ये दो तरह की हो सकती है, कंप्रेसिव भी और टेंसाइल भी। ठीक है, मतलब यहां पर ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। वहीं चाहे तो ब्रैकेट में अपना लिख लो, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ये हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स के लिए तो वो लास्ट में से ब्रैकेट में लिख लेना, फॉर सॉलिड्स। अब जैसे ये जो यहां पर है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, या फिर बल्क या फिर टेंजेंशियल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर उसमें डायग्राम नहीं बना, वो डायग्राम सब बने हुए हैं, आगे बने हुए हैं स्ट्रेन वाले में। ठीक, हम पहले आपको यहाँ पर बनाकर समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लिया लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ वाइज, तो लेंथ में जैसे अगर आप यहाँ पर एक रॉड ले लें और इस रॉड पर अगर आप ऐसे फोर्स लगाएं तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट ही तो होगा। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम ऐसे खींचेंगे तो यहां पर एक तरह से टेंशन जनरेट होगी ना, तो ये कैसी स्ट्रेस होगी, टेंसाइल स्ट्रेस यहां पर जनरेट होगी। ठीक है, इस तरह की अगर सिचुएशन है तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपने यहां लगाया, इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो वो यहां पर ले लिया ए, तो फोर्स अपॉन एरिया, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो फोर्स अपॉन एरिया यहां पर क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो कि टेंसाइल टाइप की है। और अगर यहीं पर हम इसी रॉड में एक काम ऐसे करते हैं कि हम फोर्स यहां पर अंदर की तरफ लगाते ऐसे, ठीक है, तो ये भी तो कंडीशन है, हम लेंथ के अलोंग ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब की बार हम इसे क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो यहां पर जो फोर्स अपॉन एरिया होगा, अगेन उसको स्ट्रेस ही बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लेकिन उसका टाइप क्या होगा, कंप्रेसिव। इसका टाइप क्या है, टेंसाइल, इसका टाइप क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव, ये हो जाएगी कंप्रेसिव। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो टेंसाइल या कंप्रेसिव कैसे भी हो सकती है, लेकिन रहेगा वही फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आप देखो यहां पर क्या लिखा गया है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स लेंथ अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स
and the stress is normal to the surface of the body, then the stress is known as longitudinal stress. ठीक है, यहां पर क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी स्ट्रेसेस। तो चूंकि आप देख सकते हैं यहां पर कि जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके नॉर्मल ही फोर्स लगाया जा रहा है, चाहे हम ऐसे खींच रहे हैं और चाहे हम ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग यहां पर बोल रहे हैं, जो ये पॉइंट लिखा गया, स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो कुल मिला के आप जब किसी बॉडी में ऐसे फोर्स जनरेट करते हैं कि उसकी लेंथ में किसी तरह का कोई चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसको कंप्रेस करके और चाहे उसको खींच कर, आप कैसे भी, तो ऐसे केस में जो फोर्स अपॉन एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और टेंसाइल और कंप्रेसिव आपने समझ ही लिया, यहां पर जैसे आपको बताई दिया गया इधर, इसे टेंसाइल बोलेंगे, इसे कंप्रेसिव। ऐसे ही बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस, इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल दिया जाता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल दिया जाता है। और ये जो बल्क है ये सभी टाइप में, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके लिए है, सब में आप डिफाइन कर सकते हैं, फॉर सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। किसी के लिए भी आप बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख लेंगे यहां पर चाहे तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और यहां पर लिख लेंगे फॉर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। तो जैसे जब हम बल्क की बात करते हैं तो बल्क का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम से होता है। यानी कि अगर आप लेंथ में चेंज कर रहे थे तो उसको हमने क्या नाम दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वैसे ही अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और वो उसके वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, तो वहां पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर एक इस तरीके से एक बॉल ले लो, ठीक है, और उसको मान लिया हमने किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया, ठीक है, लिक्विड के अंदर है, चारों तरफ से लिक्विड। तो अब लिक्विड क्या करेगा, क्योंकि इस बॉल ने क्या किया, इस लिक्विड को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह खुद आ गई। तो ये लिक्विड क्या करेगा, ये अपने प्लेस को कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो चाहेगा कि इस बॉल को हटा दिया जाए और खुद वहां पर वो आ जाए, लिक्विड की ये प्रॉपर्टी। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर इस तरह से चारों तरफ से फोर्स जनरेट करेगा, करेगा कि नहीं, चारों तरफ से वो फोर्स इसके ऊपर यहां पर जनरेट करेगा। तो ये फोर्स क्या करेगा, ये चारों तरफ से उस बॉल के ऊपर लग रहा है ना, चारों तरफ से वाटर उस बॉल को कंप्रेस कर रहा है। तो एक तरह से ये इसके वॉल्यूम को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लिया बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा वॉल्यूम इसका कम हो गया, ठीक है। तो चारों तरफ से ये जो फोर्स लगाया जा रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इसके वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहेंगे, बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। When a body changes its volume under a normal deforming force acting on every surface of the body, the stress set up in the body is known as volume stress. ये सभी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो गैसेस में जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, और बाकी यहाँ पर सॉलिड्स और लिक्विड की बात हम लोग करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एक ये भी देख लेते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है कि जो हम फोर्स लगाते हैं वो सरफेस के पैरेलल लगाते हैं, और उस कंडीशन में जो स्ट्रेस डेवलप होती है, यानी कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे इसमें डायग्राम में भी दिखाया गया, जैसे कई बार बुक्स होती हैं, जो मोटी बुक्स होती हैं, तो बुक को आप रखो और बुक को आपने ऐसे टेबल पर रखा, लेकिन वो मोटी काफी बुक है, तो आप अगर उसके ऊपर टॉप पर ऐसे हाथ रखो और हल्का सा आगे की तरफ स्लाइड कर दो तो बुक तिरछा हो जाती, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाई जा रही कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं, जैसे आप इसको बुक अज्यूम कर लो, तो जो फोर्स आप यहाँ सरफेस पर लगा रहे हैं जिसका एरिया ए के बराबर है, दैट फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस को शेयरिंग स्ट्रेस भी बोल देते हैं, लिख लेंगे यहाँ, लिखा हुआ है वैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स applied tangentially to the surface of the body, the stress setup is called tangential or shear stress. तो tangential या shear stress क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, जो ये फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय एरिया। अब आप देखो, जैसे जो प्रेशर होता है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, और ये भी फोर्स अपॉन एरिया लिखा जा रहा है स्ट्रेस को, लेकिन फिर भी ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग होती हैं, क्योंकि प्रेशर में जो फोर्स होता है वो फोर्स हमेशा सरफेस के क्या होता है,
नॉर्मल परपेंडिकुलर लेते हैं हमेशा, लेकिन यहां पर कैसे भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये पॉइंट यहां पर लिख दिया गया है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज inclined to surface of a body, both the normal as well as tangential stress are produced in the body। मतलब यहां पर फोर्स आप कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसे दिखा दिया यहां पर एक, अब यहां पर इसको मान लिया ऐसे फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब यहां पर हमने एक फोर्स लगाया और वो फोर्स हमने इस डायरेक्शन में से लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, तो अगर हम इसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ाएं, ठीक है, ये फोर्स आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया, तो अब इसके अगर हम दो कंपोनेंट करें, जैसे मान लिया हॉरिजॉन्टल से आपको एंगल उसने दे दिया थीटा, कैसे भी दिया एफ साइन थीटा, तो इस कंडीशन में मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो ए के बराबर है। तो अगर आप यहां पर लिखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन हमें पता है टेंजेंशियल स्ट्रेस में जो फोर्स लेंगे वो टेंजेंट वाला लेंगे, तो वो यहां पर क्या है एफ कॉस थीटा। तो आप लिखेंगे यहां पर टेंजेंशियल फोर्स एफ कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई एरिया। और अगर हम यहां पर लिखें नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस लिखेंगे तो यहां हो जाएगा एफ साइन थीटा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स यहां पर क्या है एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए। ये देखो कोई रटने वाली चीज नहीं है कि हम यहां पर फॉर्मूले रट लें एफ कॉस थीटा अपान एफ साइन थीटा, ये तो हमने इधर से एंगल लिया, अगर वर्टिकल से उसने एंगल दे दिया तो ये कंपोनेंट साइन हो जाएगा और ये कॉस हो जाएगा। कुल मिला के आपको जो पीछे बताया गया वो आपको ध्यान देना है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है तो उसमें आप जो नॉर्मल फोर्स अपान एरिया होगा वो रखेंगे, और अगर टेंजेंशियल है तो जो टेंजेंशियल फोर्स होगा दैट डिवाइडेड बाय एरिया वो हो जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। जो पॉइंट समझाया था वो भी लिख दिया गया। दो बोथ स्ट्रेस एंड प्रेशर आर फोर्स पर यूनिट एरिया, दे आर डिफरेंट एज pressure is always normal to the area while stress can be either normal or tangential। अभी जैसे समझाया गया, प्रेशर इज अ स्केलर while stress is a टेंसर, ये हमने आपको वहां पर समझा दिया था कि प्रेशर स्केलर है लेकिन जो स्ट्रेस है वो कैसी क्वांटिटी है, वो टेंसर क्वांटिटी। हालांकि टेंसर हम लोगों के सिलेबस में दिया नहीं गया, बट आपको बता दिया जा रहा है कि स्ट्रेस को आप टेंसर क्वांटिटी लिखेंगे, उसे हम स्केलर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहां तक ही रखते हैं, आगे स्ट्रेन है वो हम लोग